अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का एरिया, और हम बेसिकली देखेंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में कौन कौन से एरिया आते, कौन कौन से जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह हमने देखनी है। उसके अलावा थियोरेटिकल एरिया कौन सा, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर वाइंड अप करेंगे। तो हमारे पास जो एरिया उसका नाम है बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को अगर आप वैसे देखेंगे, अक्सर आप जब भी सुनेंगे तो ये सीवीपी एनालिसिस के नाम से सुनेंगे इसको। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो बेसिकली सीवीपी एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस बेसिकली एक ही चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो कि MA1 के अंदर मौजूद नहीं था। इसका पूरा का पूरा सिनारियो जो है वो बेसिकली MA2 से रिलेट करता है। हाँ, कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है वो पुराने एक एरिया जो आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग देखा था उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेगा। तो हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के अंदर भी आके देख लेंगे और यहाँ पे भी उसको डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस असल में ये जो चैप्टर है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, ये बेसिकली क्या बताता है। देखिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का जो चैप्टर है वो आपको बताएगा डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का आपस में क्या रिलेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर आपकी कंपनी को कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, आपकी कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी बेसिकली कितनी सेल्स जनरेट करेगी। तो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के ऊपर यहाँ पे हम प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इतना बेसिक एरिया नहीं है कि डिफरेंट आपको एक्टिविटी लेवल्स मिल जाएंगे और आपको उसके ऊपर सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, नहीं। बल्कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल जो कि आपके काम के हैं बेसिकली उनके ऊपर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आप इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट्स आपने सेल आउट किए तो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कितना होगा। आप इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा वॉल्यूम होगा जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, और एक सर्टेन प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम सेल आउट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर देखेंगे। चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको याद होगा जब मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन रिकॉर्ड करवाया था तो काफ़ी बात की थी इसके ऊपर कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास 3 क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से एवरेजली रिलेट करते हैं। किसी के पास 2 आएंगे, किसी के पास 3 आएंगे, तो तकरीबन 6% पेपर जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से रिलेट करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर के अंदर आती है वो बेसिकली है कॉन्ट्रीब्यूशन। जो मैं कह रहा था ना कि मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी जिसका नाम था कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन होता क्या है? कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर हम सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बेसिकली क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेल में से सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दें। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सेल्स में सारी की सारी कॉस्ट माइनस कर दें, ऑल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अच्छा ये बात याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन 2 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक, क्या आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहें पर यूनिट, तो आपने अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले रखेंगे सेल्स। अच्छा, आप सेल्स बेसिकली अगर देखा जाए तो सेल से ज़्यादा बेहतर आप रखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या रखेंगे आप? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से अगर माइनस कर दिया जाए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है नहीं? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर। कुछ लोग कहेंगे जी सर हम टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद अगर उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, जब भी आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उस तरह भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना हो, अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने 1 यूनिट का तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, तो आप एक काम करें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वो वाला मेथड भी है आपके पास। लेकिन अगर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली माइनस करके कैलकुलेट करना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या रखेंगे? आप सबसे पहले रखेंगे टोटल सेल्स। उस टोटल सेल्स में से आप माइनस क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे टोटल
वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल में से आप माइनस क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से आप माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जब टोटल सेल्स में से माइनस होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर आएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का। अब उसके बाद ये तो दो बातें हो गई। कंट्रीब्यूशन अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के दो तरीके कार हो सकते हैं। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप टोटल कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया, जो नई टर्मिनोलॉजी एक आ रही है जो कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी, वो बेसिकली है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपकी सेल्स का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अगर आपको अपनी सेल्स का कंट्रीब्यूशन आप आइडेंटिफाई कर लें कि भाई अगर हमारी जो भी सेल्स है उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो बाकी 70% वेरिएबल कॉस्ट होगी। सिंपल सी बात है ना, सेल्स में से माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। सही, अगर सेल्स 100% है और उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन 30% था तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 70%। सही, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है जब भी वेरिएबल कॉस्ट 50% होगी। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी सेल्स में कितनी अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद बचती है। वो इन परसेंटेज में अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, इन रेशियो में आपने कैलकुलेट करनी हो, तो आप CS रेशियो वाला एरिया अप्लाई करेंगे। तो एरिया क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की बात करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के लिए सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी आप लोगों को कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के भी दो तरीके कार हो सकते हैं। जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के दो तरीके कार है, कंट्रीब्यूशन अलग से कैलकुलेट हो सकता है टोटल में और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो सकता है पर यूनिट में। इसका मतलब CS रेशियो भी दो तरीकों से कैलकुलेट हो सकता है, पर यूनिट की कैलकुलेशन के ऊपर भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल की कैलकुलेशन के ऊपर भी उसे देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे CS रेशियो की बात करूँ, अब ये CS रेशियो शॉर्ट फॉर्म है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की। तो अगर मैं CS रेशियो की बात करूँ तो सबसे पहले आप ऊपर रखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। उस टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल सेल्स से। टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड किससे करेंगे, टोटल सेल से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं टोटल सेल्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो जो आंसर आपके पास कैलकुलेट होगा वो कहलाएगा CS रेशो। या दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है कि अगर आपने CS रेशो कैलकुलेट करना है तो CS रेशो कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये हो सकता है कि आप कंट्रीब्यूशन रखें पर यूनिट, आप क्या रखें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दें किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड किससे करें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 100 से। तो अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब भी CS रेशो कैलकुलेट होगा, और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे टोटल सेल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जब भी आपके पास जो आंसर कैलकुलेट होगा वो कंट्रीब्यूशन का ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज बन चुकी हैं। सही है, इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आप इन टर्मिनोलॉजीज को आप कॉपी कर लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आने वाला पूरा का पूरा चैप्टर अल्टीमेटली बेस करता है कंट्रीब्यूशन और CS रेशियो के ऊपर। तो जितनी बेहतर कमांड आपकी कंट्रीब्यूशन और CS रेशियो के ऊपर होगी, अल्टीमेटली उतने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एरिया को कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। होपफुली एरिया आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। आइए ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको दे दी सेलिंग प्राइस। हमने यहाँ पे रखी सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 70। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 70। सेलिंग प्राइस के बाद हमें दे दी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 42। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 42। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो 70 पर यूनिट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 42 पर यूनिट। सही। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन, जो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है CS रेशो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आऊँ और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो ये चीज़ें,
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया होगा यहाँ पे सी एस रेशो किस तरह आएगा और कंट्रीब्यूशन किस तरह कैलकुलेट होगा। तो आप इसे एक दफ़ा अप्लाई करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि फिर मैं आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन दूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होपफुली आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिए होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखी सेलिंग प्राइस। अच्छा, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है मेरे पास 70। सेलिंग प्राइस में से मैं माइनस क्या करूँगा? वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या करूँगा? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 42। जब मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा 42, तो आंसर कितना आएगा? 28। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 28। अब ये तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर होगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का। ये जो आंसर है ये किसका है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद हमने कैलकुलेट करना है सी एस रेशो। अब मैं यहाँ पे सी एस रेशो कैसे कैलकुलेट करूँगा? उसके लिए सबसे पहले आप रखेंगे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 28। डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 70। मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 100 से। तो 28 को अगर हम डिवाइड करते हैं 70 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी एस रेशो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 40%। तो यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था, सही है जी, और उसके अलावा हमने सी एस रेशो कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना था बेसिकली कंट्रीब्यूशन, और हमने कैलकुलेट करना था क्या? सी एस रेशो। और ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके। अब इसके बाद जो हम मूव करेंगे वो मूव करेंगे इसके मल्टीपल क्वेश्चंस की तरफ, जो कि असल में आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। आइए देखें। अब मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे दी सेलिंग प्राइस, सही है जी। सबसे पहले आपके पास आ गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बाद जो अगला एरिया है वो किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का। यहाँ पे हमने रख दी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद आ गया कंट्रीब्यूशन, ये आपने कैलकुलेट करना होगा, और कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास है सी एस रेशो। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेलिंग प्राइस और ये पर यूनिट के ऊपर है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और सी एस रेशो कैलकुलेट करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सेलिंग प्राइस है हमारे पास 40, वेरिएबल कॉस्ट है 16। आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है और आपने सी एस रेशो कैलकुलेट करना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको दे दी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 100। मैंने आपको दे दिया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन है 45। कंट्रीब्यूशन कितना है? 45। आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी और आपने सी एस रेशो कैलकुलेट करनी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको दे दी मैंने आपको दे दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40, और कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 40। आपने सी एस रेशो कैलकुलेट करना है और आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर मैंने आपको सी एस रेशो दे दी। सी एस रेशो है आपके पास 40%, और सेलिंग प्राइस है आपके पास 70। सेलिंग प्राइस आपके पास, चले 80 कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 80। यहाँ पे आपने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको दे दी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी है? 30। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी है? 30। और सी एस रेशो कितने परसेंट है? 15%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है सेलिंग प्राइस और यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है वेरिएबल कॉस्ट। और बिल्कुल आखिर में जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दी और वेरिएबल कॉस्ट है 50। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50। सी एस रेशो जो हमारे पास है वो कितने परसेंट है? 25%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन, और उसके अलावा आप कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो मैं यही चाहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें, इन क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करें। ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार यही होगा, जैसे मैंने उसकी वर्किंग की थी उसी तरह इसकी वर्किंग करें और कोशिश करें कि ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एरियाज़ हैं उनके अंदर बार बार सी एस रेशो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट होता रहेगा, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम ना करे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को पहले अपने पास कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद सॉल्व करें, फिर मैं इसकी सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। स्टार्ट करिएगा। होपफुली क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करने के बाद। आइए चेक करते हैं इसे। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद हम रखेंगे कंट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 16। और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 24। और अगर मैं सी एस रेशो कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सी एस रेशो,
तो सी एस रेशो के लिए सबसे पहले रखेंगे 24 को डिवाइड करेंगे किससे 40 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा अराउंड 60%। तो ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोबारा आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है और सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 100। उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 45। अगर कंट्रीब्यूशन हमारे पास 45 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो वेरिएबल कॉस्ट है तकरीबन कोई 55। सही है नहीं? तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 55। अब मैं अगर सी एस रेशो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो सी एस रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं रखूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन है 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 45%। तो ये हमारे पास जो सॉल्व हुआ है वो सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल दी हुई और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन भी हमारे पास 40 ही है। सही है, कंट्रीब्यूशन भी हमारे पास कितना है 40। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40 है और वेरिएबल कॉस्ट भी 40 है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितनी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास, सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास 80। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है सी एस रेशो। जब मैं यहाँ पे सी एस रेशो कैलकुलेट करूँगा, तो सी एस रेशो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन 40 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 80 मल्टीप्लाई किससे करूँगा 100 से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितने परसेंट आएगा 50%। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, और उसके अलावा हमें वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें गिवन है सी एस रेशो। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम हुई, अगर कुछ स्टूडेंट्स को, होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम हुई है तो वो क्वेश्चन नंबर 4 होते हुए देखें और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से खुद से अटेम्प्ट करें। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मुझे दी हुई है सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 80। अब ये बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो सेलिंग प्राइस है आपके पास वो है 80। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है ये आपको नहीं पता। ज़रा गौर करिएगा, इनकी अमाउंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो सी एस रेशो यानी कंट्रीब्यूशन की जो सेल्स के ऊपर परसेंटेज है वो कितनी है, वो है 40%। तो सी एस रेशो कितने परसेंट है 40%। अब ये बात याद रखिएगा, इस केस के अंदर अगर आपने MA1 का कोर्स देखा मैं मेरा, तो MA1 के कोर्स के अंदर ही हमने थोड़ी बहुत मार्कअप और मार्जिन के बारे में बात की थी, और मार्कअप के केस के अंदर कॉस्ट 100% होती थी और मार्जिन के केस में सेल्स 100% होती थी। यहाँ पे आपको ये सोचना ही नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट 100% है या सेलिंग प्राइस 100% है। कॉन्ट्रीब्यूशन वाले केस के अंदर ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट हुआ है, इसमें बेस हमने बनाया सेल्स को, तो सेल्स बेसिकली हमारे पास कितने परसेंट है 100%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है 100%, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट है 40%। अगर सेलिंग प्राइस 100% है और कॉन्ट्रीब्यूशन 40% है, तो इसका मतलब है आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होगी 60%। अब आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, सिंगल परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, जब 100% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंगल परसेंटेज का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जितने परसेंट से उसे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं 80 को डिवाइड करूँगा 100 से, मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, 80 को डिवाइड करूँगा 100 से और मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, आंसर आएगा 48। तो अगर 80 में से 48 माइनस करेंगे तो फाइनली अमाउंट कितनी आएगी 32, और ये आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अगर इस सिनेरियो के ऊपर, ये सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ गया, इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना चाह रहे हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है
देखते हैं क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें। अब इसमें से कोई एक एरिया ऐसा है जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना है 30, और वो कितने परसेंट है 15%। बाकी कोई भी अमाउंट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन नहीं है, बस हमें ये बात पता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा कितने परसेंट होगी, सेलिंग प्राइस होगी 100%। अगर सेलिंग प्राइस 100% है और कंट्रीब्यूशन 15% है, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 85%। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो मैं 30 को डिवाइड करूँगा किससे 15 से, और जिसके ऊपर मैंने जाना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आइए चेक करते हैं। तो अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ किससे 15 से और मल्टीप्लाई करता हूँ 85 से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो यहाँ पे आएगा 170। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 170 की, और कंट्रीब्यूशन कितने का है आपके पास 30 का। तो अगर 30 में हम 170 की अमाउंट प्लस कर दें या इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, दोनों तरीक़ों से जो सेलिंग प्राइस का आंसर आएगा वो आंसर आएगा 200। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का आंसर आ रहा है वो भी सकती है 200। तो ये आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे जाके हम क्वेश्चन नंबर 5B सॉल्व कर चुके हैं। अब जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास अब जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास रह गया वो बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 6। आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग में यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट है 50, और कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी हमें नहीं पता। हमें ये पता है सेलिंग प्राइस हमेशा 100% होती है और CS रेशो कितने परसेंट है 25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 75%। अब ये जो 50 की अमाउंट है ये बेसिकली 75% है। आइए इसे चेक करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 75 और मल्टीप्लाई करूँगा किससे 100 से, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा राउंड करके 66.67 सॉरी, नेगेटिव में तो 50 आएगा 66.67। तो 66.67 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16.67, और यही आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट क्वेश्चंस अप्लाई किए और डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपने आंसर्स कैलकुलेट किए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका। चले जी, यहाँ पे जाके ये वाला एरिया अपनी जगह पे वाइंड अप हो गया, और आपने देख लिया कि अगर आपने CS रेशो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करना हो, या आपने रिवर्स कैलकुलेशन में वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एरिया हैं वहाँ पर ये लाजमी तौर पर यूज़ होगा। सही नहीं, इस एरिया को अपने पास कॉपी करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, सेकंड एरिया की तरफ मूव करते हैं। अगर ये 5 से 6 एरियाज़ के ऊपर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पूरा का पूरा है, तो उसमें से एक एरिया सिर्फ ऐसा है जो कि आपने CS रेशोज वगैरह कैलकुलेट करना। आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास इसका आ रहा है वो बेसिकली कुछ इस तरह है। आइए उसको देखते हैं। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आ रहा है, अब हम देखेंगे बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस को। अब हम यहाँ पे किसको देखेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस को। और ये बात याद रखिएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर वही CS रेशो और कंट्रीब्यूशन वगैरह वाला एरिया यूज़ होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करता हूँ तो ब्रेक इवन असल में होता क्या, ब्रेक इवन क्या, ब्रेक इवन पॉइंट असल में होता क्या। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करता हूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट असल में वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट जीरो होता है। देखिए ये बात याद रखिएगा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं तो बिजनेस की इनिशियल स्टेज के ऊपर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब इनिशियल स्टेज के ऊपर बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो बिजनेस की फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग में बिजनेस को देखते हैं तो बिजनेस की सेल्स, क्योंकि कस्टमर्स इतने अट्रैक्ट नहीं हुए होते हैं, मार्केट में हमारी थीम क्रिएट नहीं हुई होती, मार्केट में हमारी इतनी नो हाउ नहीं होती, कस्टमर हमारे बारे में अवेयर नहीं होते, सही है। तो स्टार्टिंग में हमारी सेल्स काफ़ी कम होती है, और सेल्स कम होने के साथ साथ हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। जब सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन हमारी कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कम नहीं होती। हमें रेंट उतना ही पे करना है, रेट्स की अमाउंट उतनी ही देनी है, डेप्रीसिएशन इंश्योरेंस की अमाउंट उतनी ही देनी है। तो इसका मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल के ऊपर होती है। तो जब आपकी सेल्स कम है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी कम है। लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट अपने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर कंपनीज को होते हैं लॉसेस। इसी तरह छोटे छोटे बिजनेस अगर आप स्टार्ट किया, आपने कोई दुकान ली किराए के ऊपर, शुरू में किराया नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग में आपको क्या हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स बढ़ती है और आपके लॉसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आपके लॉसेस कम होते होते ज़ीरो पे आ जाते हैं, तो ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर कंपनी को ना कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, वो बेसिकली कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। वो पॉइंट जिसके ऊपर कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, वो पॉइंट बेसिकली क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अल्टीमेटली है क्या? पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा कि ये पॉइंट हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि मिनिमम लेवल आइडेंटिफाई कर दें कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में हमने इतने यूनिट्स को सेल आउट करने ही करने हैं अगर हमने अपने प्रॉफिट को ज़ीरो पे लेके आना है। वरना अगर इससे कम सेल्स होगी तो अल्टीमेटली आपको अपने पास से सेल्फ फंडिंग करनी पड़ेगी बिजनेस को, बिजनेस अपनी अमाउंट खुद जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ये वो मिनिमम लेवल है जो आपका टारगेट होता है कि आपने इस लेवल के ऊपर तो किसी भी तरीके से सेल्स करनी है। अक्सर जो लोग होते हैं उनसे वो अक्सर कह रहे होते हैं कि यार मुझे जब इतनी अमाउंट का कमीशन मिलता है ना तो कम से कम मेरे खर्चे पूरे होते हैं। तो वो जो खर्चे पूरे होने का मतलब होता है वो ये कि आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर से क्या हो जाते हैं, कवर, और आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट ज़ीरो हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ जाता हूँ और ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन देखता हूँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन आप दो तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं। एक आप कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स, यानी कितने यूनिट सेल आउट करेंगे, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, कितने यूनिट सेल आउट करेंगे तो आपकी कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। और नंबर टू आप कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू, कितनी अमाउंट की सेल्स करेंगे तो आपकी कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। तो पहला ब्रेक इवन इन यूनिट्स और दूसरा ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू। अगर आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, उसके लिए आप रखेंगे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। अब मैंने फिक्स कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं लिखा कि ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है, तो इसका मतलब ऑल फिक्स कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो चाहे वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो सारी की सारी फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड किससे करेंगे, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे किससे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ये वही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसके बारे में हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किससे करेंगे, आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। जब आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर होगा बेसिकली ब्रेक इवन इन यूनिट्स का, और वो बताएगा कि इतने यूनिट्स अगर आप सेल आउट करें तो वाकई में आपकी कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। पहले क्वेश्चन के अंदर हम उस बात को प्रूव करके भी देख लेंगे। उसके बाद जो दूसरा एरिया आपके पास है वो बेसिकली है ब्रेक इवन इन सेल्स वैल्यू, यानी कितनी अमाउंट की सेल्स करेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला होगा सबसे पहले आप रखेंगे फिक्स कॉस्ट, उस फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड किससे करेंगे, सी एस रेशो से। उस फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड किससे करेंगे, उस फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे सी एस रेशो से। अब वो रेशो में रखना चाहे परसेंटेज में रखना चाहे वो आपकी मर्जी है। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो अभी पीछे हमने जितनी भी दफ़ा कैलकुलेट किया वो ज़्यादातर परसेंटेज में कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे आप सी एस रेशो की परसेंटेज रखेंगे और आपके पास अमाउंट आ जाएगी कि इतनी अमाउंट की अगर हम सेल्स करें तो हमारी कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। तो अगर हम इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाएं, सही है, और वो क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 100,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास 100,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 40। उसके बाद क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, अच्छा ये भी पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है 20 और वो भी क्या है पर यूनिट। और यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है दो चीज़ें। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन इन यूनिट्स, यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, आप कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन इन यूनिट्स। और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन इन अमाउंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन इन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन इन यूनिट्स और ब्रेक इवन इन सेल्स अमाउंट, सेल्स वैल्यू कर ले, सही, सेल्स वैल्यू। अब ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना है और इस क्वेश्चन में सी एस रेशो कितना है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20 का, और अगर मैं सी एस रेशो निकालूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो सी एस रेशो आएगा वो आएगा 50%। सी एस रेशो कितना आ रहा है 50%,
और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 20। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले दोनों ब्रेक इवन कैलकुलेट करूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों ब्रेक इवन कैलकुलेट करूँगा। ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सबसे पहले आप रखेंगे फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 100,000। डिवाइड करूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है यहाँ पे 20। तो अगर 100,000 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5,000 की सेल्स करेंगे तो आपकी कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। इस बात को अभी प्रूफ भी करके देखते हैं। उसके बाद अगर मैं दोबारा ब्रेक इवन कैलकुलेट करता हूँ इन अमाउंट, तो ब्रेक इवन इन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं रखूंगा फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 100,000। और इसे डिवाइड किससे करूंगा, उसे डिवाइड करूंगा CS रेशो से। और यहाँ पे जो हमारे पास CS रेशो आ रहा है वो CS रेशो है 50%। तो अगर मैं 100,000 को 50% से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास अमाउंट कितनी आएगी, मेरे पास अमाउंट आएगी तकरीबन कोई 200,000। यानी या तो आप 5,000 यूनिट सेल आउट करें या आप 200,000 की सेल्स करें, दोनों सूरतों में आपकी कंपनी को ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा, यानी आपका प्रॉफिट होगा जीरो के ऊपर। हाँ, इस बात को प्रूफ भी करके देख लेते हैं। क्या है हमारे पास आंसर, 5,000 यूनिट्स के ऊपर। तो अगर आप 5,000 यूनिट्स के ऊपर सेल्स करेंगे तो 5,000 यूनिट्स की सेल्स करेंगे, एक यूनिट कितने का सेल आउट करेंगे, 40 का, अमाउंट कितनी आएगी 200,000। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूँ तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20, और आंसर कितना आएगा 100,000। आंसर कितना आएगा 100,000, सही है नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट भी कितने की है 100,000 की। तो अल्टीमेटली आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, जीरो का। यानी असल में 5,000 वो यूनिट्स हैं जिसके ऊपर आपकी कंपनी को ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। इस बात को हमने प्रूफ भी कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक और सिनेरियो भी बन सकता है, वो ये कि 5,000 जो यूनिट्स है अगर मैं उसको सेलिंग प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर दूं जब भी ब्रेक इवन अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए, ये ब्रेक इवन अमाउंट 5,000 को मल्टीप्लाई करके 40 से आया है, 200,000 की सेल्स थी। इसका मतलब है दोनों सिनेरियोज के अंदर आपका ब्रेक इवन क्या होगा, सही है। इस एरिया को आप लोग अपने पास कॉपी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।